मेरा देवर जब भी मुझे देखता बस एक ही बात कहता था कि भाभी मुझे आप जैसी लड़की से ही शादी करनी थी। मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक दिन वह छुपकर मेरे कमरे में बैठ गया और मैं जैसे ही कमरे में आई, उसने अभी एक सप्ताह पहले ही मैं शादी करके अपने ससुराल आई हुई थी। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी अब आप मेरी भी शादी करवा दो, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी शादी कर लूं। मैंने हंसते हुए अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए? क्या तुमने कोई लड़की पसंद की है? मेरी इस बात पर देवर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर हंसते हुए कमरे से निकल गया। मुझे उसका यूं इस तरह घूरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने जिस तरह से मुझे देखा था मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस वक्त मैं देवर से बात कर रही थी उस वक्त मेरा पति भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ही कहीं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन अब तो हर 2-3 दिन पर देवर बस एक ही बात करते रहता था कि मेरी भी शादी करवा दो। और मैं जब पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, तो मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़ी गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता था। मेरे पति उसकी हरकतों को बड़ी ध्यान से देखा करते थे, लेकिन अब मुझे देवर से डर लगने लगा था कि ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है। मैं अब उससे कतराने लगी थी, घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई और मेरे पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहे थे, साथ में मोबाइल पर किसी के साथ चैट कर रहे थे। आज मेरी सास मुझे बताने लगी, पहले मेरे पति की मंगनी उसके दूर के रिश्तेदार की बेटी के साथ तय हुआ था, लेकिन उस लड़की को मलेरिया हो गया और वह बेचारी इस दुनिया से बेमौत चली गई। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी, आज अगर वो लड़की जिंदा होती, आज वह भी इस घर की बड़ी बहू होती और मेरे बेटे सुमित की पत्नी होती। अभी मेरी सास मुझे कुछ और ही बताती, इससे पहले मेरे देवर कहने लगे, अपने माँ एकदम से सही कहा और आज भाभी मेरी पत्नी होती। मेरे देवर की बात सुनकर मेरी सास हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी भाभी के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी भाभी है। फिर वह कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, यह मेरी भाभी है, लेकिन अगर उनकी शादी भैया से नहीं हुई होती तो आप इन्हें मेरे लिए ही पसंद करके लाते और फिर यह मेरी पत्नी होती। आज मुझे अपने देवर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। न जाने वह किस टाइप की बात कर रहा था, और अब मेरी सास ने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया था और मैं भी उठकर वहां से किचन में चली गई। लेकिन मेरा पति अभी वहां बैठकर चुपचाप चाय पी रहा था। अब इस घटना के बाद तो मेरे देवर को तो जैसी मस्ती हो गई थी। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। कभी मुझे कहता था, भाभी लाल कलर की साड़ी पहनो, आप पर बहुत ही अच्छी लगती है। आप ऐसा करो, पीला कलर की साड़ी पहन लो, उसमें तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर पीछे हट जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा देवर ऐसा क्यों कर रहा है। वो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मुझसे बातें करता रहता था, जबकि मेरा पति बहुत ही सीधा साधा आदमी था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम इस कलर की साड़ी पहनो, तुम पर अच्छी लगती है, या फिर तुम यह मत पहनो, वह मत पहनो। मेरे पति को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग तो कारोबार में लग चुका था। वो हमेशा 2 से 4 और 4 से 8 बनाने के बारे में सोचा करते थे। लेकिन मेरा देवर था कि हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद पार कर दी। वह बिना दरवाजा खटखटाए ही मेरे कमरे में आ गया। मैं उस वक्त बाथरूम से नहा कर निकली थी और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुलझा रही थी, और उस वक्त मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया था, क्योंकि ये मेरा कमरा था और इस कमरे में मैं बेफिक्र होकर रहती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा देवर इस तरह से मेरे कमरे में आ जाएगा। वह जैसे ही मेरे कमरे में आया और फिर जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह मेरे जिस्म को निहारने लगा और मुझे इस तरह से देखने लगा जैसे मानो उसके अंदर कुछ चल रहा हो। अब तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से बेड पर से अपना दुपट्टा उठाया, अपने शरीर पर डाल लिया
मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हें एक जरा भी तमीज नहीं है कि किसी कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तुम्हारे भैया की नई नई शादी हुई है और तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भैया कमरे में एक साथ हो सकते हैं? कुछ समझ में तुम्हें आता भी है कि नहीं? जब देखो मुंह उठाए कमरे में चले आते हो। लेकिन यह क्या? मैं उसे डांटते जा रही थी और वह शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। और फिर वह कहने लगा, आपके कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आप कौन सा गैर है? और फिर यह कहकर वह आराम से मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मुझे तो उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। मैं काफी हैरान और परेशान हो गई। अब मैं उसे कहा, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? उसने मुझे कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है। और फिर अब उसने मुझे भी अपने साथ बिस्तर पर बैठने को कहा। मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत ही वक्त है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे किचन में जाकर काम करना है। और फिर मैं घबराकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि उसी वक्त मेरे पति कमरे के अंदर आ रहे थे। और फिर मैं उसे देख ना पाई और हम दोनों में टक्कर हो गई। मेरे से टकराने पर वह कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? थोड़ा संभल कर चला करो। लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे मेरे पति की नजर मेरे देवर की तरफ गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने अब क्या होगा, क्योंकि मेरे पति को शक करने की बहुत ही खराब आदत थी। फिर उन्होंने बड़े ही सख्त अंदाज में देवर से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा, मैं तो करीब 1 घंटे से भाभी के साथ बात कर रहा था। देवर ने बड़ी ही चालाकी के साथ झूठ बोल दिया था। मैंने कहा, नहीं सुमित, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरी बातों पर मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ और उसने मुझे कहा, तुम बोलती हो कि खाना बनाने का तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम यहाँ पर बैठकर गप्पे मार रही हो। आज पहली बार सुमित ने मुझसे इस तरह से बातें की थी। अब मुझे अपने देवर साहिल पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मैं चुपचाप से किचन में चली आई और फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाकर मैं सभी के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लेकिन सुमित का मूड बहुत ही खराब था। वह बिल्कुल चुप था और बस केवल गुस्से से मुझे देखे जा रहा था। हम सभी लोगों ने खाना खाया और फिर जब हम लोग सोने के लिए कमरे में आए, तब सुमित मुझे कहने लगा, मुझे इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि हमेशा देवर के साथ लगी रहती है। मैंने कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि शाहिद झूठ बोल रहा है। फिर मुझे कहने लगा, मैं 15 मिनट से घर में आया था, लेकिन तुम तो 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में था। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? और फिर अब सुमित एक तरफ होकर सो गया। मैं भी चुपचाप सो गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि सुमित को समझाना बेकार है। अब मैं अपने देवर से एकदम से कटी कटी से रहने लगी थी। वह अगर किचन में आकर मुझसे बातें भी करने की कोशिश करता तो मैं वहां से चल देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि सुमित को फिर से मुझे और साहिल को लेकर किसी तरह का शक पैदा हो। मैं साहिल से बात करना छोड़ दी थी और अब इसी तरह 4 दिन बीत गए। और अब एक दिन साहिल आकर मुझसे कहने लगा, भाभी आप मुझसे बातें क्यों नहीं करती हैं? आखिर मसला क्या है? मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप मुझे मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। मैं आपके पास आकर बैठता भी हूँ तो आप उठकर चली जाती हो। मैंने कहा, तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई मुझे गुस्से से देखते हैं। तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वह कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था, भाई की तो आदत है शक करने की। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं आपको यही तो बताने आया था कि भाई को शक करने की बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आपकी शादी सुमित भैया के साथ हुई है। इस पर मैंने साहिल की बातों को बड़ी गौर से सुना और अब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि साहिल इस बार बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया और साहिल को कहा, ऐसी बात नहीं है, सुमित बहुत ही अच्छे हैं और मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। बेहतर यह होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो। वह मेरी बात सुनकर चुप हो गया और फिर वहां से उठकर चला गया। लेकिन अब मैं ये सोचने लगी, अगर मेरा पति शक्की आदमी है तो अब मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल यह करने को तैयार ही नहीं था कि अब मेरी शादी को 1 महीना गुजर गए थे और 1 महीने में मुझे अभी तक यह महसूस नहीं हुआ था कि सुमित शक्की टाइप का आदमी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने एक बात नोटिस की थी, वह पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझसे देवर को लेकर सवाल करता था। कभी कहता था कि तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती हो, कोई आता है तो तुम दरवाजा तो नहीं खोलती हो। मैं उनसे कहती, नहीं माँ दरवाजा खोलती है। फिर वह कहने लगता है,
देखो, बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हमारे मोहल्ले में हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा देवर बिल्कुल सही कह रहा था कि मेरे पति सच में शक्की आदमी है। अब तो मैं हर उस काम से बचती थी जिससे कि मेरे पति मुझ पर शक न करे और गुस्सा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी को ही बर्बाद करके रख दिया। एक दिन मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन के पास जा रही हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसने मुझे बुलाया है, 2 हफ्ते में चली आऊंगी। मेरा देवर मेरी सास को छोड़ने के लिए गया था। मुझे तो लग रहा था कि शायद वहीं पर मेरी सास के साथ ही रहेगा, लेकिन वह तो दूसरे दिन ही सास को उनकी बड़ी बहन के यहाँ पहुंचाकर वापस चला आया। मेरे पति ने देवर से कहा, तुम भी मम्मी के साथ वहीं पर क्यों नहीं रुक गए? 15 दिन के बाद तो मम्मी आने ही वाली थी, तुम लेकर ही साथ में आते। तो देवर मेरा कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाता, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं जिसकी मुझे तैयारी करनी है। अब तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा था, क्योंकि अब दिन भर देवर मेरे साथ अकेले इस घर में रहने वाला था, क्योंकि सुमित तो सुबह ही दुकान पर चले जाते थे और रात को ही वापस आते थे, जबकि शाहिल यूनिवर्सिटी से आने के बाद दोपहर से रात तक मेरे साथ इस घर में अकेला होता था। मेरे लिए दिन बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा था। जब मेरा देवर घर पे रहता तो मैं अपने कमरे में ही दरवाजा लॉक करके बैठी रहती थी और यही इंतजार करती रहती थी कि कब वह कमरे से बाहर जाए। और जब वो बाहर चला जाता तब मैं जल्दी से किचन का काम निपटा लेती थी। जब वो यूनिवर्सिटी से में होता तब मैं फटाफट खाना बनाकर रख लेती थी और फिर उसके आने के पहले अपने कमरे में आकर लॉक करके बैठ जाती थी। लेकिन मेरे पति को रोटी एकदम से गर्मा गर्म खाने की आदत थी और फिर जैसे सुमित को आने की होती मुझे मजबूरी में किचन जाना ही पड़ता था। उस वक्त मैं चाहती थी कि देवर कहीं चला जाए, लेकिन मैं उससे यह बात कह भी नहीं सकती थी। और फिर जब वो बाहर जाता तो मुझे दरवाजे की आवाज कानों में आती और मैं तब जल्दी से बाहर निकलकर फटाफट रोटियां बनाकर रख लेती थी और उसके आने से पहले फिर से कमरे में बंद हो जाती थी। फिर जब सुमित दुकान से आते तब मैं कमरे से बाहर निकलती और फिर सभी के लिए खाना लगाती थी। लेकिन खाना खाने के वक्त मैं देखती थी कि देवर मुझे बहुत ही गौर से देखता रहता था, जैसे लगता था वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन मैं तो मन ही मन ये प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजर जाए और मेरी सासू माँ अपनी बहन के यहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि कमरे में हर वक्त बंद रहने से मुझे घुटन होने लगी थी। एक दिन तो देवर मेरे कमरे के पास आकर मुझे कहने लगा, भाभी बाहर निकलो, हर वक्त क्यों कमरे में बंद रहती हो? और उस तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे क्या जवाब दूं। फिर उसी दिन मेरी सास का फोन आया। उसने मुझे बताया कि उसकी बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है और अब कुछ महीनों तक यहाँ पर रुकने वाली है। यह सुनते ही मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो गई। अब तो मैं परेशानी और भी बढ़ गई थी। सुमित जब भी आता मुझसे बार बार सवाल जवाब करता कि शायद यूनिवर्सिटी से वापस आता है तब वह क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है या फिर बाहर भी जाता है? मैं उससे कहती मुझे नहीं मालूम वह क्या करता है, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में रहती हूँ। लेकिन सुमित को मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता और मुझसे झगड़ा करने लगता और कहने लगता, तुम्हें सब कुछ मालूम होता है, तुम 24 घंटे थोड़ा ना कमरे में बैठे रहती हो। मुझे अब उनकी बातों से गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उन्हें तो मेरी किसी बात पे विश्वास ही नहीं होता था। फिर भी मैं गुस्से में कह दिया, आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझसे खुलकर बातें करें, आखिर आपके मन में चलकर क्या रहा है? अब मैं भी अपने पति के सवालों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उनकी शक करने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। फिर वह मेरे करीब आकर मुझे कहने लगे, देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी तरह की कोई बातें सुनने को मिली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस वक्त तुम मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया था। और अब तो मुझे उनकी बातें सुनकर एकदम से डर लग रहा था और मुझे तो ऐसा लगा कि अब मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक से मेरा देवर दौड़ते हुए घर के अंदर आया। वह पूरा पसीने से भींगा हुआ था। मैं उसे इस तरह का देखकर घबरा गई। वह मुझे देखते कहने लगा, भाभी आप प्लीज मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? वह कहने लगा कि बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। वह इतना परेशान लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैंने उससे बोला, ठीक है, जाओ मेरे कमरे में जाकर छुप जाओ। और यह कहकर मैं फिर से किचन में चली आई और सोचने लगी कि ना जाने इसके साथ क्या हुआ है। यह ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान, और रंग भी इसका उड़ा हुआ था। मेरा देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। न तो वो कमरे से बाहर आया था, न ही मुझे किसी बात का पता चला था। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। इस समय हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं था। मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरे पति कहने लगे, दरवाजा खोलो।
उनकी आवाज सुनकर मुझे बहुत ही डर लगा, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में बोल रहे थे। और फिर जैसे मैंने दरवाजा खोला, वो घर के अंदर आ गए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? तो कहने लगा, अभी बताता हूँ। और अब उन्होंने सब कमरे की तलाशी ले ली। तो फिर अचानक से हम लोग कमरे में गए और फिर वहां पर मेरे देवर को देखकर उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले आए और उसकी जमीन पर पटक कर मुझे कहने लगे, देखो वही हुआ जिसका मुझे शक था। यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब इसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, यह तो 2 घंटे पहले आया था और बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में छिपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ, मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, झूठ बोल रही हो तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बैठा कर रखती हो और न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से। सुमित की यह बात सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कर रही हूँ। लेकिन वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब मैंने अपने देवर से कहा, तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? भाभी, जो कुछ भी है वह सब भैया देख ही चुके हैं, अब छुपाने का क्या फायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा दिया और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे पति ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागज भेज देंगे। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया। मुझे ना तो सुमित ने तलाक दिया और न ही मुझसे कोई रिश्ता रखा। लेकिन 3 महीने बाद सुमित मुझे लेने के लिए आए। सुमित के साथ मेरी सास और मेरे देवर भी थे। मेरी सास अपने बेटे के इस बर्ताव से बहुत ही शर्मिंदा थी। सास मुझे कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई और मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने सुमित को बहुत ही डांटा और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि सुमित कभी ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में शुरू से ही इसे शक करने की बीमारी है। मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है, इसलिए उसने इसके शक की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए यह सब कुछ जानबूझकर किया। जब सुमित के शक के कारण यह एहसास हुआ कि तुम्हारे और साहिल के बीच में कुछ गलत चल रहा है, तब उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन इन 3 महीनों में उसे अच्छे तरीके से एहसास हो गया वो तुमसे कितनी सच्ची मोहब्बत करता है और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। मेरे छोटे बेटे साहिल को यह पता था कि भैया तुम पर शक करते ही रहेंगे, क्योंकि उनको इनकी बीमारी लगी हुई है। यह एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके, अगर तुम कभी किसी से बात कर लो या फिर तुम्हारे कमरे में कोई मौजूद हो, वो तुम्हें गलत नजरों से ना देखे और यह ना समझे कि तुम बुरी औरत हो। और अब इस बार सुमित ने मुझसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि शक का कीड़ा एक बार अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो फिर बसी बसाई गृहस्थी जीवन की उड़ जाती है। और अब मैं आइंदा से कभी भी ऐसी गलती भूल से भी नहीं करूंगा। अब मैंने देवर की तरफ देखा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा और बस वो मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।